ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। जैसा कि हम लोग लक्ष्मीकांत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कह सकते हैं कि पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखा गया है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर 1 हम लोग अध्ययन उसका कर रहे हैं। तो उसी में हम लोगों ने कई एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर्ड एक्ट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए हम लोग प्रीवियस और रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि देयर वाज टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पहला तो गवर्नमेंट था और एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो था कंपनी रूल का, कह सकते हैं ठीक, जो कि कंपनी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन किया गया था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद, जैसे कि सिपाही विद्रोह और म्यूनिटी रिवॉल्ट भी कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश अंपायर को एक झटका लगा, एक करंट लगा कि किस प्रकार भारत के लोगों ने, तमाम धर्म तमाम जाति के लोग एक साथ आकर ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी और कई दिनों तक दिल्ली वगैरह, मेरठ वगैरह में इंडियंस के हाथों में सत्ता वापस आ चुका था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी की पूरी गवर्निंग। तो इसको देखते हुए ये जो कह सकते हैं ना कि झटका जो ब्रिटिश अंपायर को लगा और ब्रिटिश सरकार को लगा, तो इसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार जो है या फिर वहां की जो महारानी है या फिर ब्रिटिश क्राउन जो थे, उन्होंने एक नया जो है एक्ट पारित किया, वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो 1857 तक जो शासन व्यवस्था थी वो कौन चला रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। एक तरह से कह सकते नहीं, ये ट्रेडिंग बॉडी है। लेकिन 1857 के बाद, मतलब 1858 के एक्ट के आने के बाद, जो भारत के जितने भी प्रोविंसेस थे और जहां जहां भी ब्रिटिश एम्पायर का कह सकते हैं कि साम्राज्य जहां तक फैला था पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अब किसके अधीनस्थ में आ गया? वो आ गया ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। अब पूरी की पूरी देखरेख ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाने लगा। पहले किसके द्वारा किया जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक। तो अब से प्रारंभ होगा ब्रिटिश क्राउन का, एक कह सकते हैं कि भारत में उसका एम्पायर किस प्रकार से चलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि जो कमर्शियल बॉडी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पूरी तरह से हमारे साम्राज्य को एज ए ट्रस्ट के रूप में जो है सही तरीके से उसका संचालन नहीं कर पाएगा, उसकी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर पाएगा। क्योंकि कोई भी कमर्शियल बॉडी होती है ना, उसकी सबसे बड़ी मोटो जो होती है वो सिर्फ एक ट्रेडिंग फिलॉसफी होती है और कह सकते हैं कि अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्ट करना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, प्रॉफिट मेकिंग बॉडी होती है। तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन तो बस इसलिए चलाना होता है कि ताकि हम अधिक से अधिक प्रॉफिट जो है और एग्जॉर्बिटेंट वे में टैक्स का कलेक्शन कर सके। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश अंपायर जो है पूरी की पूरी शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेती है फॉर द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो ऐसा प्रोक्लेम करती है, ऐसा मतलब वो घोषणा करते हैं कि अभी सभी जितने भी प्रिंसेस वगैरह हैं, जितने भी राजे रजवाड़े हैं, जितने भी राजे महाराजे हैं, उनके साथ इक्वल बर्ताव किया जाएगा। लेकिन ऐसा हकीकत नहीं था, सबको एक सबऑर्डिनेट के, अधीनस्थ के रूप में ही देखा जाता था। सब पर जो है ब्रिटिश अंपायर या फिर ब्रिटिश क्राउन के जो वाइसराय थे इंडिया में, वो अपना दबदबा और कंट्रोल और होल्ड करके रखते थे, ठीक है। तो एबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने पहले ही बताया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था वो अब खत्म हो गया। अब राज्य किसका शुरू होता है? ब्रिटिश क्राउन का। ट्रांसफर पावर टू द ब्रिटिश क्राउन, और पूरे के पूरे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल, मिलिट्री और कमर्शियल जितने भी पावर्स थे वो अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। आगे है इसके कुछ फीचर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के कुछ फीचर्स जानेंगे, इसके क्या क्या प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस एक्ट के। तो देखिए, पहले गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, उसको बदलकर उसको कह सकते हैं ना कि एक नया उसका रूप दिया गया, जिसे हम लोग सभी लोग जानते हैं वाइसराय, ठीक है। वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वाइसराय ऑफ इंडिया के अंतर्गत पूरे के पूरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो आ गया। तो गवर्नर जनरल का जो रोल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वही रोल वाइसराय ऑफ इंडिया का होगा। बट डिफरेंस यह है कि दे वर द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। लेकिन अब जो वाइसराय की नियुक्ति होगी वह होगी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, मतलब यह ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाएगा और ब्रिटिश क्राउन के वो जो है कह सकते हैं कि एकदम डायरेक्टली उनसे अपॉइंट होके आएंगे, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा।
तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वर द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सेकेंड इसके देखते हैं अब फीचर्स, इंड सिस्टम ऑफ द ड्वेल गवर्नमेंट। सभी को मालूम था कि पहले ड्वेल गवर्नमेंट थी। कौन ड्वेल गवर्नमेंट थी? ठीक है, गवर्नमेंट बिफोर 1858 ड्वेल गवर्नमेंट थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है सिविल और मिलिट्री वगैरह देखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाते थे, और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थे वो देखा करते थे कमर्शियल इंटरेस्ट, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है जो कमर्शियली जो आर्थिक रूप से जो नीतियां हैं, पॉलिसी है, रेवेन्यू है, वो उसको देखा करती थी। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इन दोनों को एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। तो डबल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, इसको एबॉलिश कर दिया गया और पूरी की पूरी तरह से एक नई बॉडी क्रिएट किया जाता है। वह क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक न्यू बॉडी के रूप में उभर कर आता है, उसकी स्थापना की जाती है, जो कि जिसके हाथों में जो है कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया में जहां जहां ब्रिटिश एम्पायर फैला हुआ था उसका पूरा का पूरा साम्राज्य उस जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथों में होता है। ठीक है, आगे है कि मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर्स होते थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पार्लियामेंट, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होते थे और उत्तरदायित्व उनका होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया की जो ब्रिटिश अंपायर थी उससे रिलेटेड, उससे क्वेश्चंस, उससे संवाद और उस पर प्रश्न पूछते थे ब्रिटिश के मेंबर्स और उन्हें वो जवाब देते। जैसे आज इंडिया पार्लियामेंट में जो है हमारे जो रूलिंग बॉडी होते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, वो जो है जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो मोर और लेस कह सकते हैं पार्लियामेंट में उन्हें उत्तर देना होता है। अगर कोई भी एमपी जो है उससे क्वेश्चंस पूछते हैं तो ठीक उसी प्रकार जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, जैसे कोई भी अगर भारत में कोई भी बिल आता था, कोई भी एक्ट पारित किए जाते थे, कोई भी संशोधन होता था, कहीं कोई बहुत बड़े रिवॉल्ट हो गया, कोई मतलब कुछ भी अगर इंसिडेंट घटता था तो दे वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट कि ये ऐसा इंसिडेंट क्यों घटा, ऐसा एक्ट क्यों आया। ठीक है, इसके बाद है इस्टेब्लिश 15 मेंबर्स काउंसिल। इसके साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ साथ 15 मेंबर काउंसिल की स्थापना की जाती है, जो कि असिस्ट सेक्रेटरी, जो कि सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए, उन्हें मदद करने के लिए, एंड दे आर एडवाइजरी बॉडी, एक प्रकार से वह सलाह और मशवरा का जो है एक छोटा सा बॉडी था, जो कि काउंसिल के नाम से जाना जाता था। 15 मेंबर्स बॉडी जो है काउंसिल, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, उसे असिस्ट करने के लिए। आगे कॉन्फाइन, इस जो पूरे के पूरे एक्ट है ना, ये पूरे के पूरे एक्ट सिर्फ एक और दो लाइन में अगर कहूं तो ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश क्राउन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी फंक्शंस, रोल थे, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और कमर्शियल, सिविल जितने भी फंक्शन थे वो सब अपने हाथों में ले लेती है और पूरे की पूरी शासन व्यवस्था की बागडोर अब वो खुद संचालित करती है। कौन? ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश एम्पायर। तो ये पूरे की पूरी तरह से एक तरह से कॉन्फाइन रखती है, सीमित रखता है। ये जो एक्ट है वह इंप्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मैशनरी ओनली। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैशनरी थी, जो प्रशासनिक जो सेवा में लोग थे, कि किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था सुव्यवस्थित किया जाए, ताकि जो 1857 की क्रांति घटी थी और इससे जो ब्रिटिश एम्पायर का जो नींव हिल चुका था, उनकी जड़ें हिल चुकी थी, जो वो उसके पूरे के पूरे एम्पायर को सेक कर दिया था, उसे ऐसी घटना दोबारा ना घटे। बहुत सारे जो बाद में जो पॉलिसी वगैरह लाए गए, चाहे डिवाइड एंड रूल का हो या वर्नाकुलर एक्ट हो, रॉयलेट एक्ट हो, तो ये सब जो आते गए, तो इन सभी का कह सकते हैं ना कि 1857 की क्रांति से एक ब्रिटिश क्राउन कह सकते हैं ना कि एक गलती से सीख लेना कि इस प्रकार का कभी विद्रोह फिर से भारत में के लोगों के अंदर ना पनपे। इसलिए जो है एक कह सकते हैं ना कि सभी जो जितने भी छोटे बड़े प्रोविंसेस थे या फिर किंगडम थे भारत में, उनको कहा गया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कि हम आपको इक्वल स्टेटस देंगे, इक्वली जो है आपके साथ बर्ताव करेंगे, आपके जो है राज्य को सब्सिडरी अलायंस या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो हड़पेंगे नहीं। तो खैर 1857 के जितने भी कॉजेस और इफेक्ट थे, इसके जो है हिस्ट्री के पार्ट में हम ऑलरेडी जो है अपने लिस्ट में देख सकते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों ने डिस्कस किया है।
तो यहाँ बस ये मूल और मोर और लेस कह सकते हैं ना कि 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिल चुकी थी, उस जड़े को मजबूत करने के लिए यह एक प्रशासनिक सुधार वाला बिल था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आज के लिए इतना है, मिलते हैं किसी अगले क्लास में। अब देखेंगे इसके अगले पार्ट्स, ठीक है, अगली जो चार्टर्ड काउंसिल्स एक्ट वगैरह जितने भी आते हैं वो हम लोग इसे पूरा का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर अप करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।